अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं शराज़ काज़मी। नाज़रीन, हम पहले मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में आपसे ये बात शेयर कर चुके हैं कि दुनिया में ताकत का तवाज़ुन शिफ्ट हो रहा है, नई सफ़बंदियाँ की जा रही हैं और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर उभर कर सामने आ रहा है। वो कुछ हो रहा है जिसकी तवक्को करना कभी मुहाल हुआ करता था। ऐसा ही एक वाक़या अभी 2 दिन पहले हुआ जिसने दुनिया भर को ख़ास तौर पर मुसलमानों को बहुत हैरत में मुब्तला कर दिया कि क्या वाकई ऐसा भी हो सकता है? क्या ये वाकई मुमकिन है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान होने वाले अमन मुआहदे की। वो अमन मुआहदा जिसने दुनिया भर को हैरान कर दिया। गैर मुस्लिम दुनिया में तो इस मुआहदे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई है, क्योंकि तकरीबन हर गैर मुस्लिम मुल्क के इसराइल के साथ पहले से ही अच्छे सिफारती ताल्लुकात मौजूद हैं। कुछ मुस्लिम ममालिक जैसा कि उर्दन और ओमान वगैरह के भी पहले से इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मौजूद थे, लेकिन मुस्लिम दुनिया के इतने बड़े नाम यानी मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात का इस्तवार होना एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस डेवलपमेंट ने मुस्लिम दुनिया को 3 बड़े गिरोहों में, 3 बड़े ग्रुप्स में तकसीम कर दिया है। एक ग्रुप तो वो है जिसने इस एग्रीमेंट को वेलकम किया है और खुश आइंद करार दिया है। इसमें बहरीन, ओमान, उर्दन, मिस्र, कोयत, कतर, सऊदी अरेबिया वगैरह शामिल हैं। जबकि दूसरा ग्रुप वो है जिसने इस पर बहुत सख्त रिएक्शन दिया है और इसको मुस्लिम दुनिया ख़ास तौर पर फ़लस्तीनियों के साथ गद्दारी और उनकी पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ करार दिया है। इस ग्रोह में तुर्की, मलेशिया, ईरान और फ़लस्तीन वगैरह शामिल हैं। फ़लस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा के सामने UAE के हुक्मरानों के ख़िलाफ़ एहतजाज किया है और उन्हें ख़ाइन यानी ख़यानत करने वाला डिक्लेयर किया है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। इस एहतजाज में फ़लस्तीनी ख़वातीन भी मौजूद हैं, नौजवान भी, हत्ता के बच्चे भी हमें इस एहतजाज में नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा एक वीडियो और भी है, वो भी देखिए और इस वीडियो के मैसेज को समझने की कोशिश कीजिए। जी, वीडियो आपने देखी। मेरा ख्याल है कि इस वीडियो की तशरीह की तो ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक बात वाज़े करता चलूँ कि तुर्की के अपने सिफारती ताल्लुकात भी इसराइल के साथ मौजूद हैं, लेकिन ये माजी की बात है, जब तुर्की एक सेकुलर मुल्क हुआ करता था। मगर जब से तुर्की का एक मजबूत मुसलमान मुल्क के तौर पर रिवाइवल हुआ है, तब से तुर्की और इसराइल के ताल्लुकात में बहुत तनाव पैदा हुआ है और ये ताल्लुकात सर्द मोहरे की तकरीबन आखिरी हदों तक पहुँच गए हैं। तुर्की इसराइल के सबसे बड़े नाक़िद के तौर पर सामने आया है और यूनाइटेड नेशंस में उसने इसराइल के मज़ालिम के ख़िलाफ़ बहुत आवाज़ उठाई है। तीसरा ग्रोह वो है जो इस सारी सूरत हाल पर खामोश है और उसने इस एग्रीमेंट की मुखालफत या हिमायत में किसी किस्म का कोई बयान नहीं दिया। इस ग्रोह में पहले 2 ग्रुप्स के ममालिक के अलावा दीगर मुसलमान ममालिक शामिल हैं और बदकिस्मती से पाकिस्तान भी इन्हीं ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने कल एक मुबहम सा बयान जारी किया है जिसमें कहा यह गया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के इस मुआहदे से ख़ित्ते पर बहुत दूर रस नताइज मुरतब होंगे। लेकिन इस बयान से ये वाज़े नहीं हो पा रहा कि ये दूर रस नताइज मस्बत होंगे या मनफी। पाकिस्तान की इस खामोशी की क्या वजूहात हैं, क्या मजबूरियाँ हैं कि पाकिस्तान इस हवाले से कोई क्लियर पोजीशन नहीं ले रहा, इसका हम सरसरी सा जायज़ा लेते हैं। लेकिन यहाँ एक बात वाज़े कर दूँ कि पाकिस्तान की पहले दिन से पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान फ़लस्तीन के मसले के फ़लस्तीनियों की ख्वाहिश के मुताबिक पुरअमन हल तक इसराइल को एक रियासत तस्लीम नहीं करेगा और इससे सिफारती ताल्लुकात भी इस्तवार नहीं होंगे। इस बात का ऐलान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था और उनके बाद आज तक आने वाला हर हुक्मरान, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, इसी बात का आदा करता है। माजी में मुख्तलिफ नेशनल और इंटरनेशनल फोरम्स पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के बयानात भी इस बात का वाज़े ऐलान कर चुके हैं कि फ़लस्तीनियों के जायज़ हकूक़ की फ़राहमी तक इसराइल से ताल्लुकात नामुमकिन हैं। हत्ता कि पाकिस्तान का पासपोर्ट इस बात की गवाही देता है कि इसराइल के साथ पाकिस्तान के सफारती, तजारती या किसी भी किस्म के ताल्लुकात ना हैं और ना होंगे तब तक जब तक फ़लस्तीनियों को उनका हक नहीं मिल जाता। यह अलग बात है कि पाकिस्तान में इसराइल का नाम लेकर सियासत बहुत की जाती है। इसराइल को बुरा भला कहकर
मासूम आम पाकिस्तानी मुसलमान को इमोशनली एक्सप्लॉइट किया जाता है और उनका वोट हासिल किया जाता है। अपने सियासी मुखालफिन पर यहूदी और इसराइली एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाकर उनकी किरदारकशी की जाती है और सियासी फ़वायद हासिल किए जाते हैं। पिछले साल एक इसराइली तैयारे की पाकिस्तान में खुफिया आमद की एक कहानी घड़कर कुछ बेरोज़गार सियासतदानों ने हुकूमत पर इसराइल के एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाया और हुकूमत के ख़िलाफ़ आम आदमी को भड़काने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन आज तक वो इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। हाँ, अलबत्ता मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदीया की इसराइल से बढ़ती कुर्बतों और इस एग्रीमेंट पर वो सारे ट्विटर खामोश हैं, वो सारे सियासतदान खामोश हैं। वो लोग जो पाकिस्तान की हुकूमत पर यहूदी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाते थे और एक पिट स्यापा डाला हुआ था कि हुकूमत यहूदी एजेंडे पर चल रही है, वो सारे आज खामोश हैं। किसी में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो कह सकें कि सऊदी हुक्मरान या अमाराती हुक्मरान या अरब हुक्मरान दरअसल इसराइली एजेंट और यहूदी एजेंट बन चुके हैं। इस बार कोई रंडी रोना नहीं डाला गया, एक ट्वीट भी सामने नहीं आया, ज़ुबानें बंद हो गई हैं। क्या वजह है? क्यों खामोशी है? खामोशी इसलिए है कि वहाँ से रियाल जो मिलते हैं, दरहम और दिनार जो मिलते हैं, भीख मिलती है। अगर उनके ख़िलाफ़ बात करेंगे तो फंडिंग बंद हो जाएगी। अगर सऊदी हुकूमत अपने ख़िलाफ़ बयान देने पर पाकिस्तानी हुकूमत से अपने पैसे वापस मांग सकती है, तो चंद छोटी छोटी सियासी जमातों की क्या औकात है। और एहसन इकबाल साहब जो सऊदीया की हिमायत में अपनी ग़ुलामी की सनद के तौर पर अरबी में सऊदीया से यकजहती के ट्वीट्स करते थे, अब क्यों खामोश हैं? क्यों उनका ट्विटर इस मामले में गूंगा हो चुका है? क्यों अरबी में कोई मजम्मती ट्वीट सामने नहीं आया मुत्तहिदा अरब अमारात के ख़िलाफ़ या सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़? उम्मत मुस्लिमा की पीठ में जो छुरा घोंपा गया है एक अहम इस्लामी मुल्क की तरफ से, उस पर क्यों खामोशी है? हमारी सियासी जमातें गूंगी क्यों हैं? क्योंकि सबके मफादात हैं, ज़ाती फ़ायदे हैं, शाही ख़ानदानों से दोस्तियाँ हैं, बल्कि दोस्तियाँ नहीं ग़ुलामियाँ हैं। अकामे लेने होते हैं, जिला वतनियाँ गुजारनी होती हैं। वहाँ सियासी मुश्किलात आने की सूरत में उनसे मदद चाहिए होती है, उनके इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करके अपनी सज़ाएँ ख़त्म करवानी होती हैं, उनके ज़रिए NRO लेने होते हैं। उन मुल्कों के आगे पाकिस्तानी अवाम को गिरवी रख कर वहाँ से कर्ज़े और इमदाद लेनी होती है और इस कर्ज़े और इमदाद से अपने ज़ाती कारोबारों को बढ़ावा देना होता है। पाकिस्तानी अदालतों में जमा करवाने के लिए वहाँ से ख़त मंगवाने होते हैं। ये सब रास्ते बंद थोड़ी करने हैं उनके ख़िलाफ़ ट्वीट्स करके और बातें करके, उनके ख़िलाफ़ बयान देकर। ये बयान तो सिर्फ सियासी स्टंट होते हैं जिनका पाकिस्तान की बेहतरी या उम्मत मुस्लिमा की मजमूई फलाह से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सारे ज़ाती मफादात के ड्रामे हैं। इन पाकिस्तानी सियासतदानों, मजहबी रहनुमाओं और खूनी लिबरल्स की तरफ से तो कोई बयान, कोई ट्वीट तक सामने नहीं आया। लेकिन एक मशहूर रूसी सहाफ़ी मिखाइल बोरस का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें वो कहते हैं कि इसराइली जंगी जहाज़ों और टैंकों ने शुमाली, जनूबी और मशरिकी गज़ा पर बमबारी की, जिसमें अब तक एक बच्चा और 2 औरतें ज़ख्मी हो चुकी हैं। UAE और इसराइली अमन मुआहदे का जश्न जारी है। फ़लस्तीन के लिए इंसाफ कब होगा, कोई इसकी बात नहीं करता। हैरानी है कि क्यों। खैर, हम ज़रा वापस आते हैं पाकिस्तान की मजबूरियों की तरफ और मुख्तसरन जायज़ा लेते हैं कि क्या वजूहात हैं जो पाकिस्तान इसराइल के ख़िलाफ़ अपने क्लियर स्टांस के बावजूद उन अरब ममालिक के मुतालिक कोई बयान नहीं दे पा रहा जिन्होंने इसराइल को मुस्लिम दुनिया में कदम जमाने में मदद की है। इसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान की कमज़ोर मईशत और कमज़ोर तरीन माशी पॉलिसियाँ हैं। ये पॉलिसियाँ आज की नहीं बल्कि 70 सालों से चली आ रही हैं और इन कमज़ोर पॉलिसियों के ज़िम्मेदार वो हुक्मरान हैं जो 7 दहाइयों से पाकिस्तान पर मुसल्लत रहे। उन सब ने कभी पाकिस्तानी मईशत को अपने पाँव पर खड़ा होने ही नहीं दिया, चाहे उसमें जमहूरी हुक्मरान हो या आमिर हुक्मरान हो। सब ही एक जैसे रहे हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ना तो जमहूरियत खालिस आई और ना ही आमरीत खालिस आई। सभी अपने अपने मफादात और मसलहतों का शिकार रहे। पाकिस्तान का किसी ने भी नहीं सोचा। कर्ज़े लेकर, इमदादें लेकर पाकिस्तान की नस्लों को मकरूज़ किया गया, लेकिन पाकिस्तान की मईशत का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हुक्मरानों की अपनी नस्लें संवर गईं, उनके अपने ख़ानदानों की मईशत तरक्की के रास्तों पर चलने नहीं बल्कि दौड़ने लग गई। उनके नाबालिग बच्चे अरबों खरबों पति हो गए, बिज़नेस एम्पायर्स खड़ी हो गईं, 5-5 बर्रे आज़मों में जायदादें बन गईं। लेकिन पाकिस्तान की मईशत वैसी ही कमज़ोर रही, बल्कि दिन ब दिन कमज़ोर से कमज़ोर और लाग़िर तरीन होती चली गई। और ये बात याद रखिएगा कि जब मुल्क मकरूज़ होते हैं तो फिर खारजा पॉलिसियाँ आज़ाद नहीं हुआ करती। फिर खारजा पॉलिसियों का गैरत व हमियत से कोई ताल्लुक़ नहीं हुआ करता। फिर जिन ममालिक के पैसे देने होते हैं उनके ख़िलाफ़ बात नहीं की जा सकती। अगर बात की जाए
तो फिर वही होता है जो अभी एक हफ़्ता पहले सऊदीया और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर के हवाले से हुआ है। OIC से मुतालिक एक बयान के बाद सऊदीया ने पाकिस्तान से अपने पैसे वापस मांग लिए और पाकिस्तान को चीन से $1 अरब कर्ज लेकर सऊदीया को वो रकम वापस करना पड़ी। अब आर्मी चीफ का दौरा सऊदी अरब ये डिसाइड करेगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। अगर तो शाह महमूद कुरैशी साहब का इस्तीफ़ा आ गया या फिर उनको अपना बयान जो उन्होंने OIC और सऊदीया के हवाले से दिया था उसको वापस लेना पड़ा, तो फिर समझ जाइएगा कि पाकिस्तान सऊदीया के दबाव में आकर मसलहतों का शिकार हो गया है और कश्मीर के मामले पर वो इन अरब ममालिक से किसी किस्म की मदद की कोई तवक्को ना रखे। और अगर शाह महमूद कुरैशी साहब की कुर्सी कायम रहती है और कोई माजरत ख्वाहाना रवैया भी उनको इख्तियार नहीं करना पड़ता, तो इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को ये बावर करवाने में कामयाब हो गया है कि बतौर मुस्लिम दुनिया की वाहिद न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान की अहमियत क्या है और सऊदी अरब को ये अहमियत भूलनी नहीं चाहिए। चुनाचे आने वाले 1 से 2 दिन में ये पर्दा भी उठ जाएगा कि इस बयान का नतीजा क्या निकला है। अब अगर इसी चीज़ को एक दूसरे एंगल से देखें तो सऊदी अरब में 2.5 मिलियन पाकिस्तानी मौजूद हैं और वहाँ पर अपने रोज़गार के सिलसिले में मुकीम हैं। कुछ अपने ख़ानदानों समेत हैं और कुछ अकेले हैं। यही सूरत हाल मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से है। वहाँ पर भी 1.5 मिलियन से ज़ायद पाकिस्तानी काम कर रहे हैं और इसके अलावा कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत और दीगर अरब ममालिक में भी लाखों की तादाद में पाकिस्तानी बरसरे रोज़गार हैं। तो अगर अरब ममालिक में सिर्फ पाकिस्तानियों की तादाद को देखा जाए तो वो तकरीबन 5 मिलियन बनती है, यानी 50 लाख पाकिस्तानी। और 50 लाख पाकिस्तानियों का मतलब 50 लाख ख़ानदान जो अरबों के ऊपर इन्हिसार करते हैं और इसके नतीजे में पाकिस्तान में सालाना $10 बिलियन से ज़ायद ज़र मुबादला आता है। अब अगर पाकिस्तान इस हवाले से कोई सख्त मौक़िफ़ लेता है और इसके जवाब में सारे अरब ममालिक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ माशी सफ़बंदी कर लेते हैं तो इसका नतीजा क्या होगा? अगर सारे अरब ममालिक पाकिस्तानियों को निकाल देते हैं तो इसका मतलब है 50 लाख बेरोज़गार पाकिस्तानी, 50 लाख ख़ानदान बेरोज़गारी का शिकार। पाकिस्तान से अगर अपना दिया गया पैसा सऊदी अरेबिया की तरह वापस मांग लिया जाता है तो पाकिस्तान वो पैसा कहाँ से अदा करेगा? क्या चीन हमें हर बार दूसरे मुल्कों के कर्जे उतारने के लिए अपने पास से पैसा देता रहेगा? फिर अगर पाकिस्तान की ऑयल सप्लाई रोक दी जाए तो पाकिस्तान का क्या बनेगा? बिजली कैसे पैदा होगी? क्योंकि पाकिस्तान की बिजली की पैदावार का निस्फ से ज़्यादा तो थर्मल बिजली है जो ऑयल से पैदा होती है। तो लोड शेडिंग, इंडस्ट्री का पहिया जाम, मईशत का कबाड़ा, ये सब नताइज निकल सकते हैं अरबों की फौरी मुखालफत के नतीजे में। क्या पाकिस्तान ये सब सहने की और बर्दाश्त करने की सकत रखता है? क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि तुर्की और मलेशिया की तरह फौरी एक बहुत सख्त रिएक्शन अरब ममालिक के ख़िलाफ़ दे सके? तुर्की और मलेशिया की इकॉनमी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मजबूत है, वो इस तरह का स्टांस लेने की पोजीशन में हैं, लेकिन फ़िल वक्त पाकिस्तान ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकता। तो फ़िलहाल ये 2 बहुत अहम मजबूरियाँ हैं पाकिस्तान की, जिनकी वजह से पाकिस्तान अभी तक इस मामले पर खामोश है। अब इस हवाले से मेरी एक हकीर सी राय ये है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो पाकिस्तान कभी भी एक आज़ाद खारजा पॉलिसी रखने वाला मुल्क नहीं बन सकेगा। चुनांचे पाकिस्तान को चाहिए कि अगर फ़िल वक्त मसलहतन पाकिस्तान को खामोश भी रहना पड़ता है तो ठीक है, लेकिन इस हवाले से काम ज़रूर जारी रखा जाए कि अमरीकी कैंप के मुकाबले में चाइनीज़ और रूसी कैंप में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाए ताकि अमरीका और मगरिब की डिपेंडेंसी से आज़ाद हो सके और मुतबादिल ब्लॉक मौजूद हो। इसी तरह अरब ममालिक के ख़िलाफ़ जो एक नया इस्लामी ब्लॉक मजबूत हो रहा है, अगर उसमें अपनी जगह बनाए, यानी तुर्की और मलेशिया, ईरान वगैरह के साथ ताल्लुकात इस्तवार करे, तो मुस्तकबिल में तुर्की एक बहुत बड़ी और मजबूत इकॉनमी बनकर उभरने वाला है। ऐसा सेटअप मौजूद हो कि अरब ममालिक पाकिस्तान को ब्लैकमेल ना कर सकें। अगर अरब पाकिस्तानियों को बेरोज़गार करने की धमकी दें तो उन बेरोज़गारों को तुर्की, मलेशिया और चीन, रूस वगैरह में एडजस्ट किया जा सके। साथ साथ ऑयल के हवाले से पाकिस्तान को ईरान से ताल्लुकात भी मजबूत करने चाहिए ताकि अरब ममालिक की इनकार की सूरत में पाकिस्तान को ईरान से ज़मीनी रास्तों के ज़रिए सस्ता ऑयल फराहम किया जा सके। इस तरह पाकिस्तान के दोनों मसाइल, यानी पाकिस्तानियों की बेरोज़गारी और तेल की अदम फराहमी, ये दोनों मसाइल हल हो सकते हैं। एक और बात कह दूं कि हम 70 साल से दूसरों पर इन्हिसार करते आए हैं, लेकिन अब दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का उभरना पाकिस्तान के लिए एक सुनहरी मौका है। अगर आने वाले 5 से 10 सालों में पाकिस्तान ने अपने मामलात को ठीक से डील कर लिया और कुछ सख्त और मुश्किल फ़ैसले कर लिए तो चंद साला आर्जी मुश्किलात के बाद आखिरकार पाकिस्तान मुस्तकबिल करीब में वहाँ खड़ा हो सकता है जहाँ आज मलेशिया, तुर्की
और अरब ममालिक खड़े हैं, यानी आज़ाद खारजा पॉलिसी वाले ममालिक में, जिन पर दूसरे ममालिक इन्हिसार करते हैं, जिनसे दूसरे ममालिक की मजबूरियाँ जुड़ी हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान ने अब भी अपनी सिमत दुरुस्त ना की और ख़ुद इन्हिसारियत की तरफ कदम उठाते हुए मुश्किल फ़ैसले ना लिए, तो आने वाले 70 साल भी हम अरबों, अमरीकियों, तुर्कियों, चीनियों और दुनिया के दीगर ममालिक पर ही इन्हिसार कर रहे होंगे, और हमारे दिलों में तब भी वही खौफ मौजूद होंगे जो आज मौजूद हैं। यानी हमें इमदाद कौन देगा, हमारे लोगों को रोज़गार कहाँ से मिलेगा, हमें उधार ऑयल कहाँ से मिलेगा और हमारी इकोनॉमी कैसे चलेगी। ये सब ख़दशात हमारा पीछा आने वाले 70 साल भी नहीं छोड़ेंगे। चुनांचे फ़ैसला हमें आज करना है। आज के सख्त फ़ैसलों की वजह से आर्जी मुश्किलात के बाद मुस्तकबिल के दूररस फ़वायद हासिल करने हैं, या इन्हीं पुरानी पॉलिसियों पर चलते हुए आने वाले वक्तों में भी दूसरों की इमदाद पर ही ज़िंदा रहना है। ये फ़ैसला पाकिस्तान को आज करना होगा। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। वीडियो और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में।